आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ संकल्प ठाकुर। इस वक्त हम मौजूद हैं साहित्य के सबसे बड़े उत्सव जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में और हमारे साथ साहित्य पर बात करने के लिए साहित्यिक दुनिया की एक मशहूर शख्सियत है मृदुला गर्ग जी। मृदुला जी, आपका एबीपी लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पहला सवाल जो है मेरा, वो मैं एक बतौर पाठक पूछना चाहूँगा कि जब मैं चितकोबरा पढ़ता हूँ या मैं कठगुलाब पढ़ता हूँ, आपकी कहानियाँ पढ़ता हूँ, तो एक पाठक के तौर पे मेरे जहन में एक सवाल आता है कि मृदुला जी अपने किरदार कहाँ से चुनती हैं? क्या ये किरदार पहले वो देख चुकी हैं, मिल चुकी हैं, वहाँ से लेती हैं, या फिर जब वो लिखती हैं तो वो अपने आप उनकी पैदाइश होती है? कोई किरदार पूरी तरह पैदाइश नहीं होता, कहीं ना कहीं वो मिला ज़रूर होता है, अपने पूरे स्वरूप में नहीं, मगर उसकी कुछ आदतें, कुछ बोलने का तरीका, कुछ खासियत कहीं ना कहीं किसी आदमी में मिली होती है। तो वो सब मिल मिला कर होता क्या है कि वो सब याददाश्त में जमा हो जाता है और फिर वो फंतासी में बन जाता है जी, बदल जाता है। तो आपको जब वो जुनून का वक्त आता है, जुनून तारी होता है आप पर लिखने का, तो वो सब उसमें से आप लेते रहते हैं। वो याददाश्त में महदूद रहता है तो उसमें से आप लेते रहते हैं, तो सब घुल मिल जाते हैं, आपस में हिल मिल जाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई किरदार वैसा का वैसा आए। हम जैसे मैंने सबसे पहले कठगुलाब पढ़ी थी आपकी लिखी हुई, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लिखने की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था एक जगह एक इंटरव्यू में कि सबसे पहले कमलेश्वर जी को शायद आपने अपनी कहानी भेजी थी। हाँ, बहुत पहले पहली कहानी जी। तो अपनी शुरुआत के बारे में आप बताइए, जब कैसे लिखने का सिलसिला शुरू कैसे हुआ? आपको पता नहीं क्यों शुरू हुआ, मैं नहीं जानती, मगर वो बिल्कुल एक ऐसा था जैसे कोई डैम बर्स्ट होता है। क्योंकि मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी और फिर उसके बाद मैं छोड़ दिया था, नौकरी छोड़ दी थी और बच्चे हुए तो उन्हीं में लगी थी, स्कूल चलाती थी। मगर वो अचानक कोई ऐसी एक कहानी लिखी गई, हरी बिंदी नाम था उसका। तो वो कहानी ऐसे प्रवाह में आई, कुछ मिनटों घंटों में वो लिखी गई और मैंने वो सीधा, मुझे कुछ बड़े लोगों से डर नहीं लगता था, तो मैंने सीधा कमलेश्वर को भेज दी और वो लिखी हुई थी उस पर नीले रंग के कागज़ पर, जिस पर चिट्ठियाँ लिखते हैं हाथ से, और मेरी बहुत ख़राब लिखाई है। तो कमलेश्वर का फ़ौरन जवाब आया कि ये तो मैं छापूँगा, मगर ये कैसे पता चले कि अभी आप और लिखेंगे। तो मैंने अगले 2 साल में उनको 24 कहानियाँ भेजी। तो वो फिर उसमें से कुछ मैंने निकाल दी, कुछ रखी, तो वो छपती चली गई। तो शुरुआत तो मेरी कहानियों से हुई, फिर उसके बाद उपन्यास लिखा। अच्छा, तो ये सिलसिला इस तरीके से फिर चलता रहा और आगे भी चलता ही रही, हम पाठकों की तो यही उम्मीद है। मगर एक बात मैं अब कहना चाहती हूँ, जो आपका पहला सवाल था उसके बारे में, कि हाल फिलहाल जो मैंने किताब लिखी है वे नायाब औरतें हैं, उसका हर किरदार वैसा का वैसा वही है, मतलब आप जैसा जीवन में मिला था। अच्छा, तो वो सत्य कथा कह सकते हैं उसको, आत्मकथा नहीं कहती क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग और हैं। शायद अंग्रेज़ी में लिखती तो नावल ही कहती, मगर हिंदी में वो बहुत स्ट्रक्चर, संरचना, वर्णरचना पे ना बहुत चक्कर हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसको वो कहा है, संस्मरण का है। दरअसल वो कहना चाहिए आज के समय की सत्य कथा। जी। एक जगह मैंने सुना, आपने कहा कि आत्महत्या को लेकर जो है वो आपकी घनघोर आस्था है उसमें। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ इस पर, अगर आप बताएं कि ऐसा क्यों? नहीं, मेरा सिर्फ मेरा ये मानना नहीं है कि हर छोटी मोटी बात हो तो आप जाके आत्महत्या करें, मगर अगर आप सोच विचार कर आत्महत्या करने की योजना बनाते हो और उसको पूरा करते हो, तो मृत्यु को आप जीवन का हिस्सा बना रहे हो। आप जी लिए, बहुत जी लिए, हम ज़्यादातर तो यूं ही जीते जाते हैं ना। आप जी लिए, आप एक मुकाम पर पहुँचे जहाँ आपने सोचा कि अब बहुत जी लिए, अब हम इससे निजात पाएँ, तो आपने पा ली। या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जिसको आप नहीं चाहते हो कि सब लोग भी परेशान हो और वो चलती चली जाए, तो आपको अधिकार है कि आप उसका अंत कर दें। ये मैं मानती हूँ। मृदुला जी, सेंसरशिप की जब बात होती है, जब हम देखते हैं कि मजरूर सुल्तानपुरी एक कविता पढ़ते हैं तो उनको जेल हो जाती है, मंटो की कहानियों पे केस चलते हैं, चितकोबरा के बाद आपकी गिरफ्तारी होती है, तो एक तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और दूसरी तरफ कहाँ है? मैं जानना चाहूँगा कि बतौर लेखिका जो है कितनी मुश्किलें आती है, या फिर नहीं, बतौर लेखिका क्यों,
नागरिक के आज तौर। देखो तुम बतौर इतिहासकार, बतौर प्रोफेसर, बतौर आम आदमी, अब कहाँ है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? दरअसल तो कभी भी नहीं थी पूरी तरह, मगर फिर भी काफ़ी थी। अब तो आप संसद में प्रश्न नहीं कर सकते। मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार सदन में जवाहरलाल नेहरू को डिक्टेटर कह दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये संसदीय भाषा नहीं थी, बाहर मैं कुछ भी कहूँ मगर संसद में प्रधानमंत्री को डिक्टेटर नहीं कहा जा सकता। उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने उसको अपने शब्दों को वापस लिया। आजकल क्या है, कोई गरिमा ही नहीं, आप कुछ भी बोल देते हैं और अगर सरकार को पसंद नहीं होता तो आप को गिरफ्तार कर लेती है। मतलब गिरफ्तारी तो ऐसे खेल हो गया जैसे रसगुल्ला संदेश खाना। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो अब है ही नहीं। सिर्फ ये है कि अब जैसे लेखक लोगों से खास डर नहीं होता जी। वो बंदूक लेके तो पहुंचते नहीं हैं, तो उनको चलने देते हैं। कुछ को तो खैर गिरफ्तार करा हुआ ही है, किया ही है, दूसरे चार्ज लगा के। पत्रकारों से डरते हैं क्योंकि पत्रकारों की पहुंच ज़्यादा होती है। वो 2-4 शब्दों में जो वो कहते हैं और उसमें फैक्ट्स भी होते हैं, तो उनसे वो डरते हैं। तो ज़्यादा गिरफ्तारी पत्रकारों की होती है। या फिर यूं ही अब संसद में है, विपक्ष में है, उसमें किसी ने कुछ कह दिया तो उसमें गिरफ्तारी का की क्या बात है? गिरफ्तारी ना भी हो तो लोग पीटने आ जाते हैं। लिंचिंग का क्या मतलब है? किसी का अलग विचार है तो उसके लिए आप उसको विचार से आप बहस कीजिए। अब नहीं मानता तो ना माने। तो ये जब हम लोग विचारों की बात करते हैं, अलग मत रखने वालों की बात करते हैं, तो कई बार ये मुद्दा बहुत पॉलिटिकल भी हो जाता है। लोग कहते हैं कि क्या ऐसा पहले नहीं था? तो मतलब आप एक बतौर नागरिक पूछूंगा मैं सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि हर दौर में ऐसा ही रहा है कि फ्रीडम ऑफ ये तो मुझे सबसे बेवकूफ़ाना बात लगती है। ये पहले क्या नहीं हुआ, अभी हुआ तो क्योंकि पहले कोई गलत चीज़ हुई तो वो बार बार होती जाएगी, दोहराते जाएंगे उसको। पहले क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। पहले ये जो है आपने 20,000 साल पहले, जी हाँ, मेरे बाबा की घड़ी रखी थी तो ये घर मेरा हो गया, क्या बात बनी? मतलब क्या हुआ था उसका कोई समय की सीमा भी तो होती है। इस समय के अंदर जो हुआ था और पहले हुआ था तो उससे तो कोई मतलब नहीं बनता है। आज जो हो रहा है आप उसको देखिए, छोड़िए पीछे पहले क्या हुआ था। ये एक बहाना होता है उन लोगों का जिन्हें कुछ करना नहीं होता। एक सवाल मेरा हिंदी साहित्य से संबंधित है कि आप जब पढ़ती हैं, दूसरे लेखकों को भी पढ़ती होंगी आप, तो आप क्या देखती हैं कि हिंदी साहित्य में ऐसा कौन सा पहलू है जिस पे बहुत कम लिखा गया है या लिखा ही नहीं जा रहा है और लिखा जाना चाहिए? तो देखो, पहलू जो होते हैं, अब लिखा, जैसे एक फैशन चल गया जी गाँव पर लिखना चाहिए, तो देवमार गाँव पर लिखा जाने लगा। फिर फैशन चल गया आदिवासी पर लिखा जाना चाहिए, तो आदिवासियों पर देवमार लिखा जाना। ट्रांसजेंडर पर लिखा जाना चाहिए, उन पर लिखा जाना चाहिए। जो लिखा जाना चाहिए के अंतर्गत लिखा जाता है वो काफ़ी ख़राब होता है, मीडियोकर होता है। आपके अंदर वो अनुभव हुआ या वो किसी कारण से उसने आपको बहुत भीतर तक छुआ, चाहे आपका अनुभव हो चाहे किसी और का हो, इसलिए आपने लिखा, तब वो लिखा हुआ मानी रखता है। इसलिए मैं ये तो कह ही नहीं सकती कि ये लिखा जाना चाहिए। भाई अगर किसी के मन में उसको लेके कोई उत्ताप ही नहीं है तो कैसे लिखेगा? जी बिल्कुल। मैंने अपनी किताब ये लिखी जब नई वाली, तो मुझे देश विदेश सब जगह जो कुछ हो रहा था, जिन औरतों से मिली, जो एक्टिविस्ट थी, जिन्होंने राजनीति में काम किया और जगह काम किया, लेखक थी, सब तरह के लोग थे और घर में काम करने वाली थी, उनका क्या फ़र्क था, उनकी आत्मा की ऊंचाई ज़्यादा थी उनसे जो बहुत पैसे वाले थे। तो ऐसी बातें मैं किसी को कहूँ भाई तूने क्यों नहीं लिखी, तो वो कहेगा भाई तेरा मतलब। उसके जो अनुभव होते हैं वो लिखता है। मगर आजकल ये बात हो गया है कि भाई ये लिखा जाना चाहिए इसलिए हम लिख रहे हैं। तो जैसे वो फ्लेवर ऑफ द मंथ होता है ना, भाई आजकल की आइसक्रीम कौन सी है, वैसे वो ट्रांसजेंडर पर लिख रहे हैं। अब आधा पौना पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, जानकारी भी तो हो। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा लिख दोगे, तो वो ऐसे ही लिख देते हैं, वो तो चली जाता है क्योंकि वो दूसरों को और भी कम जानकारी होती है।
आखिरी सवाल मेरा कि अभी आगे और आपके क्या प्लान्स है, किन चीज़ों पर आप काम कर रही हैं, क्या कुछ नए पाठकों को मिलने वाला है? अभी तो फ़िलहाल मैं इतनी बड़ी किताब लिख के चुकी हूँ जी। और उसको बहुत दिन भी लगे थे, बीच में कोविड भी हो गया था। तो फ़िलहाल मेरा इरादा तो नहीं लिखने का है, मगर मैं कुछ ना कुछ तो लिखती रहती हूँ, जैसे वायर में या इसमें उसमें कुछ राजनीतिक सी बातें। मगर एक मुझ पर जो प्रेशर है वो है कि मैं दिल्ली पर लिखूँ एक किताब, क्योंकि मैंने जो दिल्ली देखी है वो तो अब मेरे मरने के बाद वो लोगों को पता नहीं होगी। जैसे मैंने गांधी को देखा है, उनकी प्राथमिक सभाओं में गई है, उनका फ्यूनरल देखा है, मतलब बहुत चीज़ें देखी हैं और वो ज़माना भी देखा है कि हम ये कोका कोला वगैरह कुछ नहीं था, हम दूसरी तरह जीते थे, दूसरी चीज़ें खाते थे, करते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी मान्यताएं थीं, बहुत सारे सिद्धांत थे, उसूल थे जो हर जगह लागू होते थे, संसद में, सड़क पर, आपसी रिश्तों में। वो अब उसूल भूल ही गए लोग। तो मुझे लगता है ठीक है, चलो एक किताब लिख मारे। चलिए मृदुला जी, आपने हमें समय दिया एबीपी लाइव को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी शुभकामनाएं कि आप दिल्ली पर बेहतरीन किताब लिखें और हमको आपने जो कुछ भी देखा है वो हमें भी जानने को मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।